हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की थी और इसके अंतर्गत अपन आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा का फर्स्ट पेपर है, उसमें अपना जो सब्जेक्ट है जनरल साइंस, उसका अपन अध्ययन कर रहे थे। और अभी तक हमारी लगभग 6 क्लासें हो भी गई है, कंप्लीट हो गई है और आज अपनी 7वीं क्लास है। पिछली क्लासों में जो आप सबका फीडबैक आया है उससे मुझे ऐसा फील भी हुआ है कि भाई आप सबको क्लासें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप सब सपोर्ट भी कर रहे हो, तो सब के लिए आप सबका धन्यवाद। हमारी 6 क्लासें हो गई है। आज की पिछली जो क्लास है उसमें हमने जो पढ़ा था वो मैं बता दूं। जैसे आनुवंशिकीय विकार थे वो पढ़ रहे थे अपन, यहाँ तक अपना हो गया था। केट क्राई सिंड्रोम है, यहाँ तक हो गया था। और जो मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन विकास या इवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो आज की क्लास है इसके अंदर अपन विकास के बारे में पढ़ेंगे कि विकास से संबंधित, इवोल्यूशन से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत है। क्योंकि अपन इसके अंदर आनुवंशिकी और जैव विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आनुवंशिकता के बारे में तो पढ़ लिया है और जैव विकास है उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो जो सिद्धांत है उन सबको देखेंगे, विकास के कौन से सिद्धांत है या जीवन की उत्पत्ति के कौन से सिद्धांत है, ये सब देखने वाले हैं। बहुत ही छोटी सी और इंटरेस्टिंग क्लास है, तो जुड़े रहिए। आज की क्लास शुरू करते हैं बिना देरी किए। विकास कि जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत हैं उनकी बात करते हैं। तो कुछ तो धार्मिक सिद्धांत की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि साइंस तो बाद में आई, पहले धर्म के आधार पे सब कुछ चलता था। तो पहले धार्मिक सिद्धांत की बात करते हैं कि धार्मिक सिद्धांत कौन से थे। तो इनके अनुसार किसी सर्वोच्च व्यक्ति के कारण पृथ्वी पर मनुष्य एवं अन्य जीवों की उत्पत्ति हुई है। कि उस टाइम लोग क्या बोलते थे कि कोई सर्वोच्च व्यक्ति है, उसके हाथ में सत्ता है और उसकी की वजह से सब कुछ हुआ है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि ईश्वर है, वही हम सबको बनाता है, वही हम सबको मिटाता है। तो ऐसे ही धार्मिक सिद्धांत था कि कोई ऐसा कोई सर्वोच्च शक्ति है और उसी के कारण पृथ्वी पर मनुष्य है या अन्य जीव है, इन सब की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में धीरे धीरे समय निकलता गया। तो उसके बाद में अपन देखते हैं अजीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत, ये आया। उसके बाद में कुछ लोगों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। तो इसमें क्या था कि निर्जीव वस्तुओं से सजीवों की उत्पत्ति स्वतः ही हो जाती है। क्या कहा था कि जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं, सजीव निर्जीव तो आप सबको पता ही है, वो तो मैं क्या ही बताऊं क्योंकि छठी क्लास में पढ़ना शुरू करते हैं अपन। तो कि निर्जीव वस्तुओं के से सजीवों की उत्पत्ति है वो स्वतः ही हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए कि नील नदी है ना, इसका जो कीचड़ है इस पर सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो इससे क्या होता है कि कीचड़ के अंदर जो उभयचर है इनकी उत्पत्ति हो जाती है। किसके अंदर? नील नदी के। ये तो एक उदाहरण के लिए अपन समझ रहे हैं जो अजीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत का है। उसके बाद में अपन जीवात जीवोत्पत्ति का भी देखते हैं कि जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत, इसमें क्या बोलते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी जीव की उत्पत्ति निर्जीव वस्तुओं से न होकर, ये उसका जस्ट विपरीत है कि निर्जीव वस्तु से न होकर पहले स्थित सजीवों से ही होती है। कि पहले से कुछ ना कुछ कोई सजीव जीव स्थित थे और उसी की वजह से दूसरे जीव की उत्पत्ति होती है। ये जस्ट जो अजीवात है उसका अपोजिट है ये। इस सिद्धांत को प्रायोगिक रूप से लुई पास्चर, जो लुई पास्चर है, एक तो इन्होंने, एक रेड्डी और एक थे स्प्लेजोनी, इन्होंने अलग अलग दर्शाया है। किसको? जो जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत है इसका प्रैक्टिकल रूप इन्होंने दिया है। और जो लुई पास्चर है इन्होंने स्वान ने एक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, और इसके द्वारा इसको समझाया है। किसने? लुई पास्चर ने। तो अगर हमें ये क्वेश्चन पूछ ले कि जो जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत है उसको लुई पास्चर ने कौन से एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझाया है, तो कौन सा था? स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। उसके बाद में जो ये तो बहुत पहले जो सिद्धांत चल रहे थे ये थे। उसके बाद में जो वर्तमान सिद्धांत है उनके बारे में अगर अपन बात करें तो रासायनिक विकास का सिद्धांत है, इसकी बात करते हैं अपन। सबसे इम्पोर्टेंट भी है ये। सबसे पहले मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद में इससे जो रिलेटेड जो भी सिद्धांत दिए गए हैं वो भी बताऊंगा मैं इसके अंदर। कि रासायनिक विकास का सिद्धांत है ये किसने दिया था, तो ये थे दो वैज्ञानिक थे, AI ओपेरिन और JBS हेल्डन। इन्होंने रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो अपना एक क्वेश्चन तो यही बनता है, अगर हमें ये क्वेश्चन पूछ ले कि रासायनिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो AI ओपेरिन और JBS हेल्डन ने। उसके बाद में इस सिद्धांत में क्या बताया था उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि इसके अनुसार पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में मुक्त O2 गैस नहीं थी। उन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो स्टार्टिंग के टाइम जो वातावरण था, जब पृथ्वी अस्तित्व में आई, जैसे अपन बोलते हैं कि भाई सूर्य है, उस का एक कोई टुकड़ा है वो बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद में सूर्य है पिघल के उसका एक टुकड़ा है वो गिरा
और उसी से हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था। तो ये जो ओपेरिन और हेल्डन है ये बताते हैं कि पहले प्रारंभिक जो वातावरण था उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं थी। तो ये कहाँ से आई कि अत्यधिक तापमान से पृथ्वी है वो धीरे धीरे ठंडे होने लगी। पहले तो पृथ्वी जैसे सूर्य का टुकड़ा है वो अलग हुआ था, तो उस टाइम तो तापमान बहुत ज़्यादा था, और फिर क्या हुआ कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडे होने लगी, और जैसे ये ठंडी हो रही थी तो संघनन की क्रिया हो रही थी साथ में। किसकी? संघनन की। और जो संघनन की क्रिया हो रही थी इससे क्या बने? बादल। और बादल बने, बादल बनने और दूसरे के क्या चीज़ बने? तो पृथ्वी पर जलाशय बनने लगे। किसकी क्रिया से? संघनन की क्रिया से। समझना इसको कैसे है कि जैसे ही पृथ्वी है उसका तापमान बहुत ज़्यादा था, ये धीरे धीरे तापमान कम हो रहा था, यानी पृथ्वी ठंडी हो रही थी। तो इस क्रिया में क्या हो रहा था? संघनन की क्रिया। और इसी की वजह से बादल बन गए और पृथ्वी पर बहुत से जलाशय बन गए, और इन सब से वाष्पीकरण के द्वारा ऑक्सीजन गैस है उसका निर्माण हुआ। इसको भी अपन देखते हैं अपन कि लाखों वर्षों में इस जल में कई गैस घुलने लगी। कि जो ये जलाशय बने थे, बादल बने थे, इनमें लाखों वर्षों में बहुत सी गैसें हैं वो घुलने लग गई, और लगातार बिजली चमकती रही। क्या? बिजली है वो भी लगातार चमक रही थी, और इनसे उपस्थित पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुए। कि क्या हुआ? पृथ्वी ठंडी हुई तो जलाशय बने, बादल बने, संघनन की क्रिया हुई, और जो जल था उसके अंदर बहुत सी गैसें हैं वो घुलने लगी, लगातार बिजली चमक रही थी। तो इन सब क्रियाओं से क्या हुआ कि पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। और आपको पता होगा एक गैस से दूसरी गैस है वो रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ही बनाई जाती है, और रासायनिक परिवर्तन इसी का नाम है अपने सिलेबस में। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन भी है, तो आगे मैं ये भी बताऊंगा आपको डिटेल से कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन हुए, और उस टाइम क्या था कि पृथ्वी पर कार्बन था, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन आ गया। तो इन सब का आपस में जुड़ने से क्या बन गए? कार्बोहाइड्रेट बन गए और वसा का निर्माण हो गया। और फिर क्या हुआ? इनके अंदर ही नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सब जुड़े तो प्रोटीन है, या इसके जैसे ही प्रोटीन के अणु है इनका क्या हुआ? निर्माण हुआ। समझना ध्यान से कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा का। और नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस जुड़ने से किसका निर्माण होता है? तो प्रोटीन और इसके जैसे ही अणुओं का निर्माण। लगातार इन जैविक अणुओं में परिवर्तन होते गए तथा अब न्यूक्लिक अम्ल जैसे जटिल जैव अणु बने। कि लगातार इनमें परिवर्तन हो रहा था, और धीरे धीरे आगे चलने से क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन होते गए, और न्यूक्लिक अम्ल जैसे जो जटिल अणु है उनका निर्माण हो गया, जिनमें अपने समान नए अणु बनाने की भी क्षमता थी। यानी पहले वाले अपने समान अणु नहीं बना पा रहे थे, लेकिन इनमें अपने समान नए अणु बनाने की भी क्षमता थी। जल में उपस्थित अन्य पदार्थ है वो इनके चारों ओर एकत्रित हुए, और प्रारंभिक कोशिका यानी प्रिमिटिव सेल जैसी संरचना बनी। यहीं से जीवन का प्रारंभ होता है। तो जीवन का प्रारंभ कैसे होता है? शॉर्ट में मैं अगर आपको वापस रिवाइज करूँ तो सबसे पहले पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म थी, फिर धीरे धीरे उसका तापमान घटता गया, और तापमान घटा तो क्या हुआ? बादल बने, जलाशय बने, संघनन की क्रिया हुई। फिर जो जल है इसके अंदर बहुत सी गैसें घुलने लगी, और गैसें घुली तो फिर और बिजली चमक रही थी, तो उसकी वजह से क्या हुए? रासायनिक परिवर्तन हुए। उसके बाद अपन देखते हैं कि ऑक्सीजन बन गई, तो फिर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये सब मिलके कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस है, ये सब मिलके प्रोटीन या इसके जैसे अणुओं का निर्माण करते थे। फिर धीरे धीरे और रासायनिक परिवर्तन होते गए, यानी प्रोटीन टूटता गया तो क्या बनते गए? न्यूक्लिक अम्ल जैसे जटिल अणु बनते गए। और ये सब एक समान अणु है, ये न्यूक्लिक अम्ल है वो अपने समान ही दूसरे अणु बना सकते थे, इनकी इतनी क्षमता थी, और इसे ही क्या बोला गया? तो इसे प्रारंभिक कोशिका या प्रिमिटिव सेल बोला गया। ये अपनी एक छोटी सी ये सिद्धांत है, ये कहानी के रूप में मैंने आपको बताया। ये प्रारंभिक जीव है वो क्या था? एक कोशिकीय था, और क्या था? अनोक्सी जीव था, यानी इसको श्वास लेने की जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। कैसा था? एक कोशिकीय, और कौन सा था? अनोक्सी जीव था। उसके बाद में रासायनिक विकास के सिद्धांत को स्टैनले मिलर, किसने? स्टैनले मिलर और यूरे ने प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया। किसने? स्टैनले मिलर और यूरे ने प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया। और उन्होंने क्या बताया कि इन्होंने एक फ्लास्क में मीथेन ली। क्या ली? मीथेन। अमोनिया ले ली यानी NH3, और हाइड्रोजन ली। और किस अनुपात में ली थी? तो 2:1:2 अनुपात पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। में लेकर इसमें जल वाष्प का प्रवाह किया तथा मिश्रण में उच्च वोल्टता की धारा प्रवाहित की। और ये कितने दिन का प्रोसेस चला? तो लगभग 21 दिनों के बाद मिलर ने इस मिश्रण में न्यूक्लिक अम्ल जैसा पदार्थों की उपस्थिति देखी। क्या क्या उन्होंने? मीथेन गैस ले ली, अमोनिया ले लिया, और हाइड्रोजन गैस ले ली। अनुपात 2:1:2 था, और इसके अंदर उच्च वोल्टता की धारा प्रवाहित की। और 21 दिन बाद में देखा कि कुछ न्यूक्लिक अम्ल है
इन पदार्थों की उपस्थिति देखी और इससे ये सिद्ध हुआ कि रासायनिक रूप से ही जल में जीवन की उत्पत्ति हुई है। और इसीलिए आपने ये स्लोगन सुना ही होगा कि जल ही जीवन है। तो जल से ही किसकी शुरुआत हुई है, जीवन की, या जीवन की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, तो जल से ही होती है। उसके बाद अपन देखते हैं कि विकास के और कौन कौन से सिद्धांत है, अन्य सिद्धांत है, 4-5 सिद्धांत देखते हैं अपन मुख्य रूप से। तो एक है लेमार्कवाद। लेमार्कवाद क्या कहता है कि जो लेमार्क है उनका पूरा नाम क्या था, तो जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क था और इन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन्होंने क्या कहा था कि जीवों में उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति या वंशागति होती है। इन्होंने बताया कि जो भी उपार्जित है, जैसे एक टीचर है, उसने अगर टीचर का गुण अर्जित कर लिया है तो उसकी संतान है उसमें भी उस गुण का वंशानुगत हो जाएगा। ऐसा लेमार्क ने कहा था कि ये उपार्जित लक्षण ही नए लक्षणों का विकास करते हैं। और लेमार्क ने अपना ये सिद्धांत है, इसके पक्ष में इन्होंने जिराफ की गर्दन का उदाहरण दिया था कि जैसे जिराफ की गर्दन की लंबाई बढ़ती गई, कि पहले जो जिराफ था उनकी इतनी लंबी गर्दन नहीं होती थी, फिर उन्होंने झाड़ियों को खाने के लिए ऐसे बार बार प्रयास किए तो इनकी गर्दन है वो क्या हो गई, लंबी हो गई। तो इसी तरीके से उन्होंने अपने सिद्धांत के लिए किसका उदाहरण दिया, तो जिराफ की गर्दन का उदाहरण दिया था। लेकिन इसके विपक्ष में भी लोग उदाहरण देते हैं, कैसे कि भारतीय महिलाओं में नाक या कान छिदवाने का उदाहरण है, जिससे संतानों में नाक व कान छिदे नहीं पाए जाते। कि अगर ऐसा ही होता, उपार्जित लक्षणों से अगर होता, तो भारतीय महिलाएं वो कान या नाक छिदवाती है तो उनके जो संतान होती तो उनको तो फिर छिदवाने की जरूरत ही नहीं रहती, उनके तो कान नाक है वो जन्म के समय ही छिदे हुए होते। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो ये सिद्धांत फेल हो जाता है। ऐसे ये सिद्धांत फेल हुआ तो फिर दूसरा आया डार्विनवाद, जिसे हम प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं। पूछा भी गया ऐसा कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, डार्विनवाद को। ये किसने दिया था, तो ये डार्विन ने दिया था। और डार्विन एक प्राकृतिक विज्ञानी थे और इन्होंने क्या बोला था कि डार्विन के अनुसार वे जीव जो बदलते हुए वातावरण में स्वयं को नए लक्षण विकसित कर लेते हैं, संघर्ष की स्थिति में ऐसे ही जीव अपनी उत्तरजीविता बनाए रखते हैं। इसे ही योग्यतम की उत्तरजीविता कहा जाता है। डार्विन ने क्या कहा कि वो ही बने रहते हैं जो जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती जाती है, लेकिन वो संघर्ष करते रहते हैं और अपना जो आधार है या अपना अस्तित्व है वो बनाए रखते हैं, तो वो ही आगे फ्यूचर में आगे चलते रहते हैं या बनते रहते हैं। तो इसे ही क्या कहा था कि योग्यतम की उत्तरजीविता। और इसीलिए ये कहते हैं ना कि समय के साथ में सिचुएशन के हिसाब से इंसान को चेंज होना चाहिए। ये डार्विनवाद था। इसके अंदर और क्या था तो वो भी देखते हैं अपन। इन्होंने बताया कि ऐसे योग्यतम जीवों को ही प्रकृति विकसित होने के अवसर प्रदान करती है, इसे ही प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। और डार्विन ने नए लक्षणों की उत्पत्ति का कारण नहीं बता पाए, ये इस सिद्धांत की विफलता थी। इस वजह से ये सिद्धांत विफल हो गया। और फिर दूसरा सिद्धांत कौन सा आता है, तो जनन द्रव्यवाद जो नया सिद्धांत है वो आता है। ये किसने दिया था, तो ये बीजमैन ने दिया था। किसने, बीजमैन ने दिया था। अपन साइको में भी पढ़ते हैं, ये जनन द्रव्यवाद है या लेमार्कवाद है, ये साइको में भी है। जैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा कि साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या बताया था। तो जो बीजमैन है उन्होंने क्या था कि 21 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ है वो काटते गए, लेकिन 22वीं पीढ़ी है उसमें भी जो नया चूहा आ रहा था या जो चूहा जनन कर रहा था, तो उस चूहे के क्या हो रहे थे, पूंछ उतनी लंबी आ रही थी। यानी ये कंटिन्यू, जैसे चूहा उत्पन्न होता पैदा होता उसकी पूंछ काट देता, लेकिन फिर उसकी जो संतान होती उसके वापस पूंछ आती। तो उसने 21 पीढ़ियों तक ऐसा कंटिन्यू करता गया। कितना पापी था कि ये कंटिन्यू ऐसे पूंछ काटता गया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, चूहे की पूंछ उतनी लंबी होती थी। इसलिए बीजमैन ने क्या कहा, बीजमैन के अनुसार जीवों में शरीर में 2 प्रकार के द्रव्य होते हैं। कौन कौन से, जनन द्रव्य और कायिक द्रव्य। और बीजमैन के अनुसार केवल जनन द्रव्य में होने वाले परिवर्तन ही संतानों में वंशानुगत होते हैं, ना कि कायिक द्रव्य के। जैसे मैंने चूहे की पूंछ काटी तो वो कायिक द्रव्य था, इसमें वंशानुगत नहीं होता। तो वंशानुगत कौन सा होता है कि जो जनन द्रव्य होते हैं वो ही सिर्फ वंशानुगत होते हैं, ये बीजमैन ने कहा था। इसके बाद में अपन देखते हैं उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद है, इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें बताया कि जीवों की आनुवंशिक की संरचना में अचानक होने वाले परिवर्तन जो कि उनकी संतानों में वंशानुगत होते हैं। कि अचानक जो कोई परिवर्तन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, तो उनके संतानों में भी वो वंशानुगत होते हैं। इसके लिए ह्यूगो डी व्रीज ने आइनोथेरा लेमार्कियाना, जिसे कहते हैं इवनिंग प्रिमरोज नामक पादप में इसकी जो प्रयोग है वो किया था। और इनके अनुसार नए लक्षण केवल उत्परिवर्तन से ही विकसित होते हैं। उसके बाद में नव डार्विनवाद है।
इसमें क्या बताया गया है कि इसके अनुसार जीवों की विकास प्रक्रिया लगातार चलने वाली क्रिया है, जिसमें जीव वातावरण के अनुसार स्वयं में नए लक्षणों का विकास करता है। ये नए लक्षण उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से, उत्परिवर्तन से, लैंगिक जनन से तथा वातावरण के कारण जीवों में विकसित होते हैं। ये कहा था नव डार्विनवाद में। ये अपने विकास के सिद्धांत थे। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं विकास के प्रमाण, क्या क्या इसके प्रूफ है। तो एक तो है प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी किसे कहते हैं, तो जीवाश्म विज्ञान इसको कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, तो जीवाश्मों में मिलने वाली समानता है उसका अध्ययन करते हैं। तो जीवाश्मों में मिलने वाली समानता जीवाश्म विज्ञान से, जिसे प्लेंटोलॉजी भी कहते हैं। और दूसरा है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, तो एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद में अपन समजात अंग यानी अपसारी विकास। एक अपसारी होता है, एक अभिसारी होता है। अपसारी का तो मतलब होता है केंद्र से दूर की ओर, जैसे यहाँ है तो ये केंद्र है तो इसे दूर की ओर होगा, उसे तो कहेंगे अपसारी। और जो अंदर की ओर होगा केंद्र की ओर, उसे बोलेंगे अभिसारी। तो समजात अंग में क्या बताया गया कि जंतुओं के शरीर में पाई जाने वाली वे संरचनाएं जो संरचना व उद्भव में समान होती है तथा उनके कार्य क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ये तो कहलाते हैं समजात अंग। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य के हाथ है, ये हो गए, इनकी संरचना क्या है, समान है, उद्भव क्या है इनका समान, लेकिन कार्य क्या है भिन्न भिन्न। जैसे चीता के अगले पैर है, ये चमगादड़ के पंख है, ये सब क्या है, इनकी संरचना या उद्भव समान होता है, लेकिन इनके कार्य क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अपन मनुष्य के हाथ की बात करें अपन, तो राइट हैंड से लिखता है, कोई लेफ्ट हैंड से लिखता है, लेकिन दोनों हाथ से समान कार्य प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसे ही समवर्ती अंग की बात करते हैं। इसमें क्या बताया कि जंतुओं में उपस्थित वे अंग जिनकी क्रियाएं यानी कार्य तो समान होती है, परंतु उनका उद्गम एवं आंतरिक संरचना में अंतर होता है, इनको क्या कहते हैं, समवर्ती अंग कहते हैं। जैसे कीटों में पंख है, पक्षियों में पंख है, या चमगादड़ में पंख है, ये सब। उसके अलावा मधुमक्खी व बिच्छू के जो डंक है, इनके मछलियों के पंख हुए, व्हेल के जो फ्लिपर है वो हो गए, कीटों की जो ट्रेकिया है या कशेरुकों के जो फेफड़े हैं, ये सब इनकी संरचना या उद्भव या विकास ये सब तो अलग है, लेकिन इनकी क्रियाएं क्या है, समान है। उसके बाद में अपन अवशेषीय अंग है उनकी बात करते हैं। अवशेषीय अंग किसे कहते हैं कि वे अंग जिनको अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं या अपने शरीर में कोई कार्य करने के लिए नहीं होते, तो उनको अवशेषीय अंग कहते हैं। जैसे कम प्रयोग में लिए जाने के कारण धीरे धीरे निष्क्रिय हो चुके अंग क्या कहलाते हैं, अवशेषीय अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य में अपेंडिक्स होती तो है, लेकिन इसको यूज़ नहीं करते, तो ये अपने लिए क्या है, अवशेषीय अंग। और अगर दर्द होता है तो इसको निकालना ही पड़ता है ऑपरेशन के द्वारा। और जंतु है उनके अंदर क्या होती है, अपेंडिक्स यूजफुल होती है, क्योंकि वो जैसे घास फूस खाते हैं तो उसमें जो सेलुलोज बनता है उसके पाचन के लिए अपेंडिक्स काम आती है। अब अपन तो घास फूस खाते नहीं खाते, तो ये अपेंडिक्स अपने लिए कोई काम की नहीं है। मनुष्य में जैसे तृतीय मोलर दांत है, ये कोई काम के नहीं होते। नर में छाती के जो बाल है, ये भी क्या है, निष्क्रिय है, कोई यूज नहीं है इनका। उसके बाद में संयोजक कड़ियों की बात करते हैं कि संयोजक कड़ियाँ कौन कौन सी है, तो पादप व जंतु जगत की जो योजक कड़ी है उनको तो कहते हैं युग्लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान में रखना, इसलिए मैंने यहाँ आपको अलग से रेड पेन से इनको प्रदर्शित किया है। एनेलिडा व मोलस्का की योजक कड़ी है उसको क्या कहते हैं, तो नियोपिलेना कहते हैं। सरीसृप व पक्षियों की जो योजक कड़ी है उसको क्या कहते हैं, तो आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। मछली व उभयचर की योजक कड़ी है उसको क्या कहते हैं, तो डिपेनाई। उसके अलावा कशेरुकी व अकशेरुकी के मध्य तो बेलेनग्लोसस। और सरीसृप व स्तनियों के मध्य की जो योजक कड़ी है उसको कहते हैं प्रोटोथीरिया। और एनेलिडा व ऑर्थोपोडा के मध्य की तो पेरीपेट्स। ये सब इनकी संयोजक कड़ियाँ हैं। 2-3 बार आप रिपीट करना, याद रह जाएगा। और इनका जैसे मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन इससे बनता है। और उसके बाद में अपन देखते हैं हार्डी विनबर्ग सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया है कि जीन की आवर्ती के लिए इंग्लैंड के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, एक तो G.H. हार्डी, और एक जर्मन के प्रसिद्ध फिजिशियन थे विनबर्ग। इन्होंने 1908 में हार्डी विनबर्ग सिद्धांत दिया। इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसका नाम क्या रख दिया गया, हार्डी विनबर्ग। और इन्होंने क्या बताया था कि इनके अनुसार विभिन्न जीनों की अपेक्षिक आवर्ती पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर नहीं रहती, और जब किसी बड़ी जनसंख्या में प्राकृतिक वर्ण उत्परिवर्तन जीन प्रवाह अनुपस्थित हो तथा आबादी में संयोगिक व मुक्त जनन हो, तो ये क्या कहलाता है, हार्डी विनबर्ग सिद्धांत कहलाता है। एक ध्यान में रखना कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस है। और उत्परिवर्तन के अगर प्रकार पूछ ले तो कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, जीन उत्परिवर्तन और
गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, अपन ये जैसे आनुवंशिक विकार पढ़े थे उसमें भी मैंने आपको बताया था, जिनके लिए जो मेंडलीय विकार बताए थे और एक गुणसूत्रीय जो विकार है वो भी बताए थे। ये हमने जो इवोल्यूशन है या विकास है इसके बारे में देखा है। अब जो वैसे तो क्लास अपनी 20 मिनट की हो गई है, लेकिन मैं इससे संबंधित जो PYQ है वो भी इसी में करवा देता हूँ, 2 मिनट और लगेगी, जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि विकास का जनन द्रव्यवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो अभी देखा था हमने, किसने दिया था? बीजमैन ने। निम्नलिखित में से कौन से 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्यों की पुनः खोज की थी? तो ये हमने जो पिछले क्लास है उसमें देखा था कौन कौन से थे, डी ब्रिज, कोरेंस और शेरमार्क। उसके बाद में है कि एक संकर संकरण में F2PD में प्राप्त संतति की जीन प्रारूप अर्थात जीनोटाइप क्या होंगे? तो जैसे मैंने बता रहा था उस टाइम मैंने बताया था कि 121 से याद रख सकते हो, 1:2:3। उसके अलावा है एनेलिडा व ऑर्थोपोडा की योजक कड़ी, तो जस्ट अभी हमने देखा है कौन सी होती है, पेरीपेट्स। ये सब पीछे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उसके अलावा है कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सटन व बावेरी के द्वारा दिया गया था। छठा क्वेश्चन, एक टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित एक स्त्री है, उसमें क्या होगा? तो उसके अंदर जो एक X गुणसूत्र है वो अनुपस्थित होता है, 45 गुणसूत्र होते हैं, तो ऑप्शन ए राइट है। सातवां है कि प्राय XXY लिंग गुणसूत्र संरचना किस में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर। मैंने आपको ये बताया है पीछे अच्छे से, पिछली जो क्लास है उसमें, नहीं देखा है तो पहले जाके देख लेना। उसके अलावा 8वां क्वेश्चन, एक रासायनिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो आज ही पढ़ा है हमने, किसने प्रस्तुत किया था ये, जो AI ओपेरिन और हेल्डन है, A और B दोनों ने। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समजात अंगों संरचनाओं का सही वर्णन करता है? तो अंगों में संरचनात्मक समानता है परंतु भिन्न भिन्न कार्यों का करना सही बात है, ये समजात के बारे में यही पढ़ा था। 10वां है, निम्नलिखित में से समवर्ती अंग यानी अभिसारी विकास का उदाहरण है, तो कौन सा? इसमें पक्षियों के पंख पढ़े थे, मधुमक्खी व बिच्छू के डंक भी पढ़ा था, मछलियों के पंख व व्हेल के फ्लिपर ये भी देखा था, उपरोक्त सभी। 11वां क्वेश्चन देखते हैं अपन कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लेमार्क ने समझाया था सबसे पहले मैंने लेमार्क को आज ही पढ़ाया, आपको आज ही पढ़ाए। 12वां क्वेश्चन है, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया है? तो डी ब्रिज ने किया था। अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी है? तो कौन अच्छा है? स्नैपड्रैगन, ये भी हमने जो पिछले क्लास उसमें पढ़ा था। किसके द्वारा ड्रोसोफिला में सहलगनता की खोज की गई थी? तो ये भी हमने कल पढ़ा था, मॉर्गन के द्वारा। मेंडल ने अपने प्रयोगों में निम्नलिखित लक्षण का चयन नहीं किया था। तो एक मैंने सारणी, जो पहली क्लास थी अपनी, यानी परसों जो क्लास आई थी उसके अंदर मैंने सारणी में बताया था क्या क्या चयन किया था। तो पादप की ऊंचाई है वो थी, फली का आकार था, फली का रंग था, लेकिन पादप का रंग नहीं था। तो ये अपनी क्लास थी आज की, 2-3 मिनट बड़ी हो गई। इसके अंदर हम जो अपना आनुवंशिकता एवं जैव विकास है ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है यहाँ। अभी तक हमारी 6-7 क्लासें हो गई है, और आज अपनी मैं आपको बता दूं कि बायो है वो कंप्लीट होती है। साइंस के अंदर बायोलॉजी का जो पार्ट है वो अपना कंप्लीट होता है आज। अब जो नेक्स्ट क्लासें होगी उसके अंदर फिजिक्स या मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा कल से, तो वो धीरे धीरे ऐसे ही 20-20 मिनट की क्लासें करते करते बहुत जल्दी अपन उनको भी कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लासें अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देते रहना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं भी और अच्छा करने का प्रयास करता रहूं, और मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ मुझे क्लासें देनी है, या कोई वेट कर रहे हैं जिनको इन क्लासों जिनके लिए ये क्लासें हैं वो यूज़फुल है। बाकी अंत में एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास हो उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।